नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डी कुमार आपका ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों मित्रों, हम लोग जैसा कि इसके पहले एक चैप्टर कवर कर चुके हैं, संविधान का विकास। संविधान का विकास के चैप्टर का हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी सॉल्व किया है, जिसमें से एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें उन प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को हम लोगों ने कवर किया है। तो और ये चीज़ आप मान करके चलें कि इसमें से कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो संवैधानिक विकास के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी देखें। और इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन के बाद से 26 क्वेश्चन से लेकर के 50वें क्वेश्चन तक। तो साथियों चलिए हम लोग लेट ना करें और स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना जो वीडियो है उसमें 25वें नंबर के क्वेश्चन को छोड़ते हुए 26वें क्वेश्चन से। जैसा कि हम लोगों के सामने 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन में मित्रों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यह प्रश्न है आपके सामने। तो इसका अर्थ क्या है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें मित्रों आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा और जो उत्तर सही है उसको हम आप लोगों को देते जाएंगे। इसमें से आप लोग जो उत्तर लगाएंगे वो होगा आपका सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ गणतंत्र है, लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वह प्रतिनिधि जनता पर या शासन करता है या देश का शासन चलाता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का सी वाला आंसर सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं था, यानी कि 1975 के बाद वह शामिल कर दिया गया। तो वह शामिल कौन किया गया था? यदि ये जानते हैं तो ये भी क्वेश्चन निकल जाएगा आंसर आपका कि कौन सा शामिल नहीं था। तो इसमें आपका जो शामिल होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, ये शब्द शामिल थे। लेकिन मित्रों अखंडता जो शब्द है यह शब्द बाद में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द बाद में जोड़ा गया, अखंडता शब्द, जिसको कि आप यहाँ पर उत्तर के तौर पे लगा सकते हैं। बंधुता, संप्रभु और समानता, ये शब्द पहले से हमारे संविधान में तीनों के तीनों शामिल थे, लेकिन यह अखंडता शब्द जो है यह बाद में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 27वें प्रश्न का। आते हैं हम लोग 28वें प्रश्न पर। 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, तो पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता या प्रभुता संपन्न, या लोक कल्याण। तो यहाँ पर साथियों ये तीनों के तीनों तो हैं, लेकिन यह लोक कल्याण जो शब्द है यह शब्द नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। यह शब्द आपकी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 29वें नंबर पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यह साथियों जितना बार आप इंपॉर्टेंट लगा सकें, जितना बार लगा सकते हैं उतना बार इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। इसमें जितना भी हमने क्वेश्चन लिया है उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप देखने का कष्ट करिएगा और इससे आप उम्मीद रखिएगा कि एक दो क्वेश्चन आपको किसी न किसी हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, दूसरा है विकल्प बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी,
तीसरा विकल्प है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा विकल्प है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें आपका 29वें का उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या बम्बई बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इस तरह से 29वें का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। साथियों हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि ज्ञानालय को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करने में हमारी मदद करिए। और यदि आप इस पीडीएफ को जो हम पढ़ा रहे हैं इसको चाह रहे हैं डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम यह है, इस लिंक से आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जहां पर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन वाला आंसर, आप वीडियो से देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में और अच्छे से अच्छे परिश्रम करने में हम लोगों को बल मिलता है। तो इतना आप लोग कष्ट करिएगा साथियों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ये दो शब्द जो हैं ये कब सम्मिलित किए गए थे वह आपसे पूछ रहा है। तो ये जो दो शब्द सम्मिलित किए गए थे 41वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 43वें या 44वें, किस संशोधन के द्वारा यह शामिल किया गया था? तो यह संविधान संशोधन किस द्वारा किया गया था? ये संशोधन द्वारा किया गया था आपका 42वें, किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको किया गया था। तो इसको आप मानते रहिएगा साथियों। किस किस चीज़ को जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य जो हैं साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया था या ब्रिटिश संविधान से या रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से, कहाँ से लिया गया था? तो आपको पता है कि यह अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया था, क्योंकि अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य न लेकर के मौलिक अधिकार लिए गए। ब्रिटिश संविधान से भी नहीं लिया गया है और रूस के संविधान से इसे लिया गया है, फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची की संकल्पना जो लिया वो कहाँ से लिया है? तो यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से, जिसको आप रसिया भी आप कह सकते हैं आज के दौर में। तो यह जो समवर्ती सूची है साथियों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह वह सूची होती है जिस पर कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों में टकराव होता है, किसी तरह से टकराव आती है, तो इस स्थिति में वहाँ पर केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य वाला नहीं मान्य होता है। समझ में आया साथियों? तो इस तरह से जो समवर्ती सूची तैयार की गई, वह जो सूची की संकल्पना आई वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यहाँ पे संघात्मक कहा गया है साथियों। संघात्मक का मतलब यह होता है कि जहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य हों और इस तरह से ये छोटे छोटे राज्य मिल करके एक संघ में आ जाएं और वो एक देश का निर्माण कर दें, तो यह क्या होगा? राज्यों का समूह मिल करके बनाया एक संघ, तो वह संघात्मक व्यवस्था होगी, जहाँ पर राज्य भी स्वतंत्र होते हैं अपने आप में कुछ मायनों में और केंद्र से भी जुड़े हुए होते हैं। तो यह संघात्मक व्यवस्था जो है साथियों, यह आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा या यूनाइटेड किंगडम या यूएसए या आयरलैंड। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है,
भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है वह है राज्यों का संघ, यानी कि राज्य जो हैं उनका समूह नहीं होकर के राज्यों का संघ है। और यदि यूएसए वाले का लेंगे आप तो यहाँ पर राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है और यहाँ पर राज्यों का संघ है। यूएसए वाले में अगर 50 स्टेट मिल करके राज्य समूह बना करके एक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं या एक देश का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें से 50 के 50 ही रहेंगे, 50 में से किसी को तोड़ करके 51वां नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था में यह व्यवस्था है कि जो 28 राज्य हैं उनको 29 भी किया जा सकता है, 27 भी किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, उनको तोड़ा भी जा सकता है। तो इस तरह से भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है यहाँ पर क्या है, राज्यों का जो समूह है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का व्यवस्था किया गया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में जो व्यवस्था किया गया है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का व्यवस्था किया गया है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपका 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो लिखित संविधान जो आया वह कहाँ पे आया, सबसे पहले फ्रांस में आया या संयुक्त राज्य अमेरिका में आया या ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में। तो लिखित संविधान साथियों सबसे पहले जो आया था वह आया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको ये पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वह मात्र 7 आर्टिकल में है, छोटा संविधान है, और सबसे बड़ा संविधान जो है वह हम लोगों का यानी कि भारत का संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्यों सबसे बड़ा है, इसके विषय में आप अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे हम लोग चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र और 17 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें साथियों आपका उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है, कौन नए राज्यों का गठन कर सकता है, संसद कर सकता है या राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग कर सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों संसद कर सकता है। आपको पता होगा कि संविधान के भाग 1 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। आगे हम लोग चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 का जो है प्रश्न का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसको आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी भाषा के आधार पर। तो 1856 में, 1853 में, 1857 में या 1953 या 1957 या 1960 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, यह आपका 1956 में विधेयक आया था। तो 1956 के पहले ही यह गठित किया गया रहा होगा। तो कब किया गया था, 1957 में तो किया नहीं जाएगा, 1953 में। ठीक है, तो इस तरह से 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन जो भाषा के आधार पर किया गया वह कब किया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश का जो भाषाई आधार पर जब गठन किया गया था वह किया गया था 1953 में। भाषा के आधार पर आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था, और इस गठन के जस्ट बाद ही एक आयोग का गठन किया गया जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक सलाह देता। तो उसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। तो यह 1953 में गठित किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो इसमें नहीं है।
जो कि इनमें से जो है उस अधिकार में नहीं है। तो समानता का अधिकार ये तो है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, धर्म का अधिकार ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार साथियों था लेकिन अब है नहीं। तो इस तरह से यह मौलिक अधिकार अब न रह करके यह जो अधिकार बन गया है अब यह कानूनी अधिकार हो गया है, यह मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो संविधान की जो आत्मा और हृदय कहने की बात है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उन्होंने जो कहा था समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इसमें साथियों आपका उत्तर जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था वह क्या कहा था? यही है मूल आत्मा इसकी। यानी कि साथियों आपको ढेर सारे अधिकार यदि दे दिए जाएं और उस अधिकार को मांगने के लिए आपके पास अधिकार ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या रहेंगे? पंगु हो जाएंगे और आपका कोई मतलब नहीं होगा जो अधिकार मिला हुआ है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने या बस जाने की स्वतंत्रता, और आगे है आपका संपत्ति अर्जित करने की जो अधिकार होते हैं, और संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो साथियों 41 नंबर का क्वेश्चन का जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वह संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो होता है वह सभी को प्राप्त होगा। यानी कि कोई देश का हो या विदेश का हो उसको भी वह अधिकार प्राप्त होंगे कि जो भी कुछ भी है गलत या सही उसका उपचार प्राप्त करने का अधिकारी वह भी होगा कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, शेष जो हैं वो नहीं होंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? साथियों एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदू जो शब्द है यह केवल सनातन को नहीं शामिल करता है बल्कि इसमें कई और जो सनातन से निकले हुए धर्म हैं उनको भी इसमें शामिल करता है। और उन धर्मों में कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जो कि शामिल होते हैं उसको हम लोग इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो बौद्ध जो है आपको पता होगा बुद्ध महोदय जो थे वह क्या थे? हिंदू ही धर्म से थे, सनातन धर्म से थे। जैन आपको ये भी पता होगा कि जैन जो धर्म है वह भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। सिखों को भी आप जानते होंगे हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। पारसियों का जो है यह हिंदू में नहीं माना जाता है। बाकी ये दो हैं, दो और यह एक है, तो ये सभी कुल मिलाकर के 3 ये हिंदू धर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि इनको हिंदू धर्म में माना जाता है, उनके अंग माने जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, या 13 से 36 तक, या 15 से 39 तक, या 16 से 40 तक। तो 16 से 40 तक नहीं है, 15 से 39 तक भी नहीं है, 13 से 36 तक भी नहीं है, यहाँ पर आपका 12 से 35 तक हो जाता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। आइए हम लोग चलते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पर। 44वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों का जो कार्य होता है उसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसमें से कौन सा है इसी को आपको बताना है। तो इसमें 44वें का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? अधिकार परीक्षा, या परमादेश,
या उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेषण। साथियों, जब कोई भी कानून पर या कोई भी विधि संबंधित कोई भी जो होगा केस, अगर निचले अदालत में सुनवाई की जा रही है तो उसको उससे शीर्ष जो होगा, उससे उच्चतम जो न्यायालय होगा उसको अपने पास मंगवा सकती है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के जो केस हैं उनको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकती है और उसे कहा जाएगा उत्प्रेषण, कि हमारे पास प्रेषित करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 45वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, अस्पृश्यता से तात्पर्य यह है कि स्पर्श ना हो, यानी कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता नहीं, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत से संबंधित जो है वह उसके उन्मूलन के लिए जो आपके संविधान में आर्टिकल है वह कौन सा है? तो 15 वाला आर्टिकल नहीं है, 16वां आर्टिकल भी नहीं है, 18वां भी नहीं है, यहाँ पे 17वां आर्टिकल है। 17 को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 17 पर ही खतरा रहता है, और इस खतरे को आप ये मान करके चलिए कि जो बेचारे छुआछूत जाति से संबंधित होते थे उनको खतरा ही रहता था हमेशा कि कहीं कोई उच्च जाति वाला उन पर कोई अटैक ना कर दे किसी गलती की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे कब समाप्त किया गया था, इसको आपको बताना है कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, या 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, या 73 में 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई है ही नहीं। तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा साथियों वह होगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब यह 44वां संविधान संशोधन किया गया था उस दौरान आपको साथियों याद होगा कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में जो किए गए संशोधन थे उसमें काफ़ी परिवर्तन करके इसको जो है संविधान में जोड़ा गया था 78वें में। तो जो भी 76वें में किया गया था उसमें काफ़ी संशोधन भी इसमें भी किया गया, सुधार भी किया गया था। उसमें से यह भी एक तरह से आप देखेंगे तो यह होगा कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया संशोधन। संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो 44वें से आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? साथियों, एक रिक्वेस्ट आपसे पुनः हम कर रहे हैं कि यदि ज्ञानालय चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ये जो पढ़ाया जा रहा PDF है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्ञानालय के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है। और यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो साथियों लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस इतना ही, आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में उसका संरक्षक कौन होता है? संसद संरक्षण करता है, या राष्ट्रपति करता है, या सर्वोच्च न्यायालय करता है, या मंत्रिपरिषद करता है? तो इसका संरक्षक जो होता है साथियों वह होता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है यह हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट में यदि आप केस करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। हाई कोर्ट में यदि केस करना चाहते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो 226 के तहत जा सकते हैं। इस तरह से आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना चाहें तो यहाँ इस आर्टिकल के तहत इस कोर्ट में जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? यदि कोई बंदी बना लिया गया है तो उसको मौलिक अधिकार जो प्राप्त होंगे उस अधिकार को कहाँ पर यहाँ पे शामिल किया गया? 15वें में तो नहीं, 15वें में नहीं शामिल किया गया है।
17 में भी नहीं शामिल किया गया, हम लोगों ने बताया कि 17 में क्या है। 21 में भी नहीं दिया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22वें में साथियों दिया गया है ये बंदी बनाए गए व्यक्ति के संबंध में मौलिक अधिकार को। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो समानता लाने से संबंधित जो अनुच्छेद है इसमें आपको बताना है उसे। तो ये 16 है या 15 है या 14 है या 13 है। तो इसमें समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है साथियों वह है यहाँ पर अनुच्छेद 14। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 है। आगे देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की बात आती है तो लोकसभा करेगा या राज्यसभा करेगा या संसद करेगी या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो साथियों यदि कोई भी संशोधन होता है तो वह संसद के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका संसद। यानी कि मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन किया जाता है तो वह होगा संसद के द्वारा। सॉरी साथियों। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों को हमने एक यूनिट कवर करवाया और इसके 50 क्वेश्चन भी हमने कवर करवा दिए हैं। यदि इसके पहले के जो 25 क्वेश्चन है उसको आपने नहीं सॉल्व किया है तो उसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। और यदि ज्ञानालय चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर फ्री में सब कुछ वीडियो और PDF उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसको आप देख करके, जिसको आप पढ़ करके PDF को अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो साथियों इसी पर हम लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद,